हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास में हमारा लेसन नंबर 8 चल रहा है और इसमें देख रहे थे गाँव, शहर और व्यापार। तो प्रभाकर की आपकी चीजों से लेकर हमने एक लेक्चर को शुरू किया था और उसी पर हमने सारी चीजों को एक एक करके गौर कर लिया। लोहे के औजार और खेती को हमने देख लिया, 300 साल पुराने मील के पत्थर को देख लिया, कुल्हाड़ी इत्यादि को देख लिया। ठीक है, इस चार्ट में तुम्हारे परिवर्तन के क्या आकार हैं, किस तरीके से परिवर्तन होगा, इन सब चीजों को हमने देख लिया। ठीक, गांव में कौन रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, क्या क्या गांव की स्थिति थी, कैसे, इन सब चीजों के बारे में हमने गौर करके पढ़ा। टैक्सेशन का बेसिकली सिस्टम क्या था, टैक्सेशन होता कैसे था, टैक्स को वसूला कैसे जाता था, कैसे हम टैक्स को प्रयोग करते थे, क्या क्या चीजें हैं टैक्सेशन में, इन सभी को हम लोग आपके इस लेक्चर के माध्यम से गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देख लेंगे। कल मैंने आपसे कहा था कि आहत सिक्के, लेकिन आहत सिक्कों से बढ़ने से पहले जितना हमने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई डाउट किसी बच्चे का, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो किसी भी प्रकार की। चलिए, देख लिया। चलिए, यहाँ तक आपने देखा, कोई क्वेरी? चलिए, ये ग्राम भोजक कौन होते थे, इनके विषय में पढ़ा। चलिए, आगे बढ़ जाएं। तमिल की रचना देखिए। अब आहत सिक्कों के विषय में पढ़ते हैं। बेसिकली आहत सिक्के होते क्या? पुरातत्व को इस युग में हजारों सिक्के मिले। ये ऐसा युग है जिसमें उनको हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। कह रहे जितने भी सिक्के हैं उनपे सबसे पुराने जो है आपका आहत सिक्कों का ही एविडेंस मिलता है, जो करीब 500 साल पहले चले। इसका चित्र नीचे दिए गए चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों के आहत बनाए जाने के कारण इनको आहत सिक्के कहा जाता था। देख लिया। संगम साहित्य को इस छोटी सी कविता को पढ़ें। जरा संगम साहित्य में इस छोटी सी कविता को पढ़ें। खेतों के सावधान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक पर बहुत ज्यादा उत्पादन था। व्यापारी इस चीज का विनिमय करते थे, यानी कि वो नमक के बदले में गेहूं, चावल, बर्तन, वस्त्र, जूते, चप्पल, अनाज, दवाइयाँ इत्यादि, सब्जी, दाल वगैरह, अनाज, चावल वगैरह जो अपनी है उनको वो नमक के बदले में एक्सचेंज करते थे, क्योंकि वस्तु विनिमय था तो उनके बदले में ही वो आपका एक्सचेंज करते थे। ठीक, अब ये स्थिति गांवों की देख ली। अब थोड़ा सा नगर देखते हैं कि नगर में क्या स्थिति बनी हुई थी। अनेक गतिविधियों के केंद्र, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा।
यह 2500 साल पहले से भी ज्यादा समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा। यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर स्थित है। इनमें एक रास्ते उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला। उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर आपके किलेबंदी और इसमें अनेक मंदिर थे। शहर के चारों ओर बाग किलेबंदी और इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास में किसान, पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। मथुरा कैसा था? बेहतरीन मूर्ति बनाने का जो केंद्र था वो आपका था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। 2000 साल पहले मथुरा क्या बना? जो कुषाण हैं उनकी दूसरी राजधानी बना। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यह बौद्ध विहार, जैन मंदिर, कृष्ण भक्त एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये सारे क्या रहे हैं? एक आपके महत्वपूर्ण केंद्र रहे। मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों में अनेक अभिलेख मिले हैं। कह रहे बहुत सारे प्रशस्त से खंड थे और बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर संरक्षित अभिलेख हैं जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए दिए जाने वाले दान का उल्लेख है। कह रहे बहुत सारे स्त्री और आपके पुरुषों ने मठों और मंदिरों को कुछ आपका दान का उल्लेख है। बहुत सारे लोगों ने मंदिरों और मठों के लिए बहुत कुछ आपका दान दिया है, उसका उल्लेख हमको मिलता है। शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। कैसे हैं? शहर में कुछ ऐसे हैं जो सोने के आभूषण बनाते हैं, कुछ लोहार हैं, कुछ बुनकर हैं, कुछ टोकरी बनाने वाले हैं और कुछ आपकी माला बनाने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इत्र बनाते थे। इत्र क्या है? गुलाब से जो आपका उसको रस को फर्मेंटेशन वगैरह इत्यादि करके उससे क्या होता है? इत्र आपका बनता है। मथुरा के लोग के व्यवसाय की एक सूची बनाओ और ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं थे, और उनको देखना है जो हड़प्पा में नहीं। देख लिया? आगे बढ़ जाएं। शिल्प तथा शिल्पाकार। पुराने स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन होते थे जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता था। कैसे थे? बहुत सारे शिल्पों के नमूने मिले हैं, कुछ आपका मिट्टी के बहुत पुराने पतले मिले हैं और इन्हें चमकीले पात्र कहा जाता था क्योंकि ये उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। कहाँ मिले हैं? उत्तरी महाद्वीप के उत्तरी भाग। ध्यान रखें दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे और कुछ ऐसे शिल्पकार हैं उनके बर्तन या कुछ चीज ऐसी बनाई गई जिनके अवशेष आपके नहीं बचे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़े का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै प्रसिद्ध केंद्र थे। यह स्त्री पुरुष दोनों के काम करते थे। कैसे? स्त्री पुरुष दोनों काम करते। ठीक। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यापार और शिल्पकार के संघ को श्रेणी कहते थे। बेसिकली व्यापार के जो संघ बनाते थे उसको आपका श्रेणी कहा जाता था। बड़ा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन एक बार इससे से पूछा गया था कि व्यापारी जो अपना संघ बनाते थे उसको क्या कहते थे? तो उसको श्रेणी। जिन्हें
शिल्पकारों को श्रेणियों का काम का प्रशिक्षण लेना, कच्चे माल उपलब्ध कराना, माल तैयार करना। ये लोग क्या करते थे, इन श्रेणियों को आपका ट्रेनिंग देते थे और कच्चा माल इत्यादि का ये लोग वितरण करते थे। जबकि व्यवसायी की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, यानी उस समय का एक प्रकार का आपका बैंकर थे ये श्रेणियां। क्या थे? बैंकर। ठीक, जहां लोग पैसा जमा कर सकते थे, धन में का निवेश के लिए, लाभ के लिए निवेश किया जाता था, इसमें मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने के लौटा कर दिया जाता था, और फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों, और उसी से आपका क्या होता कि कुछ आपका दान भी होता था। ठीक, ये सारी चीजें इसी श्रेणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी और लोग उसको जानते थे और लोग करते थे। तो ये थे शिल्प और शिल्पकार। देख लीजिए, शिल्प और शिल्पकार। देख लिया, शिल्प और शिल्पकार को आप गौर से देखिए, श्रेणी क्रम किस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे आपको दिखाई देगा। सूत काटने और बुनने के नियम। अर्थशास्त्र के ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है किसी भी प्रकार की विशेष पदाधिकारी की देख रेख में कारखानों में सूत कताई और बुनाई की जाती है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटवा, सन को तैयार करने के काम धंधों में विधवा और समक्ष भिक्षुणी, वृद्ध महिला, ठीक, अवकाश प्राप्त दासियां, सेविका, देवदासियों को लगाया जाता था। यानी कि कुछ काम ऐसे होते थे जिनमें जैसे ऊन बनानी हो, पेड़ों से छाल तानी हो, कपास हो, पटसन हो, इनमें जो विधवा है, असक्षम महिला है, जो बेस्या है और जो काम कर रही है, दास दासी इत्यादि को ऐसे को वहां काम पर लगाया जाता था। इनके लिए काम और गुण के अनुसार परिश्रमिक देना होता है, यानी कैसा उनका काम है, वो किस क्वालिटी के साथ कर रही है, उसी के अनुसार उनको श्रमिक देना पड़ता था। परिश्रमिक यानी कि उनकी लेबर देनी पड़ती थी, जितना काम किए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं थी, वे अपने दासियों को भेजकर बच्चे, माल मंगवाते थे, फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। औरतें जो कारखानों तक जा सकती थी, उन्हें माल कारखानों तक तड़के ले जाने पड़ते थे और उनको पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने की परेशानी होती थी। अगर निरीक्षक औरत की तरफ देखते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं तो उसकी सजा मिलनी थी। औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया था, उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए एक उनका अंगूठा भी काटा जा सकता है, यानी कि उसके लिए उन्हें अंगूठा भी वो काट सकते थे। ठीक, तो ये थे सूत काटने के नियम में किस तरीके से लोगों को काम मिलता था, कैसे लोग काम करते थे। ठीक, और काटने में क्या परेशानी होती थी, समय पर माल किस तरह से उनको प्रोवाइड कराना होता था, ये सारे चीजों का वर्णन और विवरण इसमें लिखा गया है। चलिए, अब सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म मतलब बारीकी से किसी चीज का निरीक्षण करेंगे। और अरिका मेडू। अरिका मेडू क्या है? ये अरिका मेडू बेसिकली एक पोर्ट था, एक पतन था, एक पोर्ट सिटी थी अरिका मेडू। तो मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 88 में अरिका मेडू पदुचेरी में ढूंढो, यानी कि जहां पर पांडुचेरी है उसे निकट आपको पोर्ट मिलेगा और वही पोर्ट है आपका अरिका मेडू। क्या है? अरिका मेडू।
ये वाला। और कहां पर? पदुचेरी के निकट, पांडुचेरी पदुचेरी के निकट है। 2200 से लेके 1900 साल पहले अरिकामेडु का एक पतन था, जहां दूर दूर से जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंट से बने एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। यह भूमध्य सागर क्षेत्र में एलोरा जैसा पात्र है। कैसा है? एलोरा। एलोरा अजंता की गुफाएं देखेंगे आप, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, उस जैसा है। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इसमें दो तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं, एंटाटाइन जैसे मोहर लगे हैं, लाल चंदन भी बर्तन भी हैं। इनमें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन के पात्र का नाम से जाना जाता है। ठीक, कैसा है? इटली के शहर के नाम। कैसे हैं? लाल चमकदार पत्थर है। ये बेसिकली बर्तन है, चमकदार हैं, जो कैसे हैं? रेडिश जैसा जो कलर है, उस रेडिश कलर के। ठीक, और इसमें मोहर में लगे सांचे में गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया गया है। यानी कि गीली चिकनी मिट्टी थी, उसको दबा दिया, उसको प्रेस कर दिया, तो रेड चमकदार हो गए। ठीक, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम में था, और कुछ ऐसे बर्तन भी है जिनका डिजाइन क्या मिलता है? रोमन टाइप में मिलता है। किंतु यह बनाए जाते थे रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं। कुंड मतलब अमन कुंड, अग्नि कुंड, या फिर गड्ढे नुमा। संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र के होंगे, जिसपे कपड़ों की रंगाई होती होगी। यह शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर मन के बनाने का पर्याप्त साक्ष्य है। हो सकता है सर यहाँ पर आपके मन के बनते हो, उनका एक एविडेंस हो कि भाई मन के कैसे बनेंगे, किस तरीके से आप उनको तैयार करोगे, ये पूरा मन के का स्ट्रक्चर हो, ये भी तो हो सकता है। कह रहे हैं कि कई अभिलेख मिट्टी के बर्तन में आपके ब्राह्मी लिपि में है। बर्तनों पर जो अभिलेख बने हैं वो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। कैसी लिपि में लिखे हैं? ब्राह्मी। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तमिल ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मृत भांड के ऊपर बने हुए छपे हैं, और आप इनको देख सकते हो। तो पूछ लिया जाए आपसे अरिकामेडु क्या था, तो अरिकामेडु तमिलनाडु के, वर्तमान तमिलनाडु यानी कि नियर पांडुचेरी पदुचेरी पर एक उस समय का एक पोर्ट था, जिससे आपका व्यापार होता था मध्य एशिया। देख लिया? चलिए, देख लिया। तो ये था पूरा अरकमेडु, अरिकामेडु की पूरी कहानी, सूत काटने वाला। व्यापार और व्यापारी वर्ग को हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। वैसे छोटा सा ही, आप घर से पढ़ के भी आ सकते हैं। तो इतना हमने आपका देख लिया। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिए आप। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।